हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे कॉस्ट एलिमेंट एंड कंसेप्ट। इससे पहले वीडियो में हमने कॉस्ट का मीनिंग किया था, कॉस्टिंग क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटेंसी का मीनिंग क्या है। इसके अलावा फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग का डिफरेंस भी हमने किया था। तो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट करने से पहले हम फिर से रिवाइज करेंगे कॉस्ट की डेफिनेशन। कॉस्ट का मीनिंग क्या होता है? जब भी हम किन्हीं गुड्स या सर्विसेज की प्रोडक्शन करते हैं तो इस प्रोडक्शन में जो रिसोर्सेज यूज़ होते हैं उसे जब हम मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट कर देते हैं तो उस अमाउंट को हम कॉस्ट कहते हैं। कॉस्ट क्या हुआ? गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन में जो जो रिसोर्सेज लगे उसकी मॉनेटरी वैल्यू को कॉस्ट कहा जाता है। कॉस्ट के 3 एलिमेंट होते हैं। 3 एलिमेंट मतलब किसी भी गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए 3 तरह की कॉस्ट आती है। सबसे पहले आएगी मटेरियल कॉस्ट, सेकंड लेबर कॉस्ट, थर्ड एक्सपेंसेस। अब हम इन तीनों को अच्छे से करेंगे। सबसे पहले है आपकी मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट क्या है? मटेरियल कॉस्ट is the cost of material of any nature used for the purpose of production of a product or a service। तो मटेरियल कॉस्ट क्या हुआ? किसी भी तरह का मटेरियल जो किसी प्रोडक्ट या सर्विस की प्रोडक्शन में यूज़ किया गया है उसकी कॉस्ट को हम कहेंगे मटेरियल कॉस्ट। देखो, जब भी हम किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं तो उसके लिए हमें कुछ रॉ मटेरियल चाहिए होता है, किसी भी तरह का रॉ मटेरियल चाहिए होता है। ये रॉ मटेरियल समटाइम हमें डायरेक्ट विजिबल होता है कि इस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में इस स्पेसिफिक तरह का मटेरियल यूज़ हुआ है। जैसे फर्नीचर को देख के हमें पता लग जाता है कि ये फर्नीचर वुड का बना है और इसकी प्रोडक्शन में वुड का यूज़ किया गया है। तो कुछ तरह के मटेरियल ऐसे होते हैं, जबकि कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली प्रोडक्ट का हिस्सा तो नहीं बनते लेकिन फिर भी प्रोडक्शन में वो यूज़ होते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, फ्यूल है और अदर मटेरियल कॉस्ट। इन सब की ये जो मटेरियल हैं ये डायरेक्टली प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं बनते, उसका पार्ट नहीं बनते, लेकिन फिर भी प्रोडक्शन में इनकी ज़रूरत होती है। वी नीडेड दिस टाइप ऑफ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मटेरियल कॉस्ट इन्वॉल्व्स ए मेजर शेयर इन द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मटेरियल कॉस्ट जो है, जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसका जो मेजर पार्ट है वो क्या है? मटेरियल कॉस्ट है। इसलिए मटेरियल के रिगार्डिंग हमें प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए, मटेरियल की कॉस्ट पे कंट्रोल करना चाहिए, तभी बिजनेस के प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सकता है। अब ये जो मटेरियल कॉस्ट है ये क्या है? ये 2 तरह की है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल क्या है? Cost of material which can be identified easily and economically traced directly with the final or end product। उस मटेरियल की कॉस्ट जिसे हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकें और ट्रेस कर पाएँ कि किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को बनाने में ये मटेरियल यूज़ हुआ है। जैसे हमने पिछला एग्जाम्पल किया कि फर्नीचर को बनाने में या बेंच को बनाने में वुड को हमने यूज़ किया, तो हम आसानी से आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि एक स्पेसिफिक टेबल को बनाने में ये वुड का यूज़ किया गया है। तो वुड की जो कॉस्ट है वो क्या होगी? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। इसी तरह से हम इसके और एग्जाम्पल भी कर सकते हैं। जैसे कॉटन यार्न को बनाने के लिए या थ्रेड को बनाने के लिए हमें कॉटन की ज़रूरत महसूस होती है। इसी तरह से यदि हमने
कॉटन से को क्लॉथ में कन्वर्ट करना है यानी कपड़ा बनाना है तो उसके लिए रॉ मटेरियल हमें क्या चाहिए, कॉटन चाहिए। नेक्स्ट फर्नीचर को बनाने के लिए हमें वुड चाहिए, ठीक है। शूज़ को बनाने में हमें लेदर चाहिए, या फिर कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में किसी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें ब्रिक और सीमेंट की ज़रूरत महसूस होती है। ये सारे रॉ मटेरियल के एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा क्या है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में और क्या शामिल किया जाता है, मटेरियल विच आर परचेज्ड स्पेसिफिकली फॉर ए पर्टिकुलर जॉब, वर्क ऑर्डर और कॉन्ट्रैक्ट। यदि किसी तरह का मटेरियल स्पेशल हमने परचेज किया हो किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए, किसी ऑर्डर के लिए या किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए, वो मटेरियल भी डायरेक्ट मटेरियल की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट है फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोसेस विच फॉर्म्स द रॉ मटेरियल ऑफ सक्सीडिंग प्रोसेस। इसमें क्या आएगा, देखो मान लो हमने कॉटन से क्लॉथ बनाना है, तो कॉटन से क्लॉथ कैसे बनेगा, पहले हम कॉटन से थ्रेड बनाएंगे, यानी फर्स्ट प्रोसेस में कॉटन से थ्रेड बनेगा, सेकंड प्रोसेस में थ्रेड से क्लॉथ बनेगा, ठीक है। तो फर्स्ट प्रोसेस का जो फाइनल प्रोडक्ट है, फर्स्ट प्रोसेस का फाइनल प्रोडक्ट कॉटन से को थ्रेड में कन्वर्ट किया, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या हुआ हमारा, थ्रेड। ये जो थ्रेड है वो सेकंड प्रोसेस के लिए रॉ मटेरियल का काम करेगा, ये डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है। लास्ट में डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में आएगा प्राइमरी पैकिंग मटेरियल। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसे हम बिना पैकेट्स के नहीं बेच सकते, तो वो जो प्राइमरी पैकिंग का सामान है वो भी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में आएगा। जैसे कोल्ड ड्रिंक के लिए हमें बॉटल की ज़रूरत होती है, कोल्ड ड्रिंक को हम बॉटल में पैक करके बेचते हैं, तो बॉटल की जो कॉस्ट है वो क्या आ जाएगी आपके पास, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आ जाएगी। मैच स्टिक जो है वो बिना मैच बॉक्स के नहीं बेची जा सकती, तो मैच बॉक्स की जो कॉस्ट है वो भी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में आएगी। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट के बाद हम करेंगे इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कौन सी होगी, कॉस्ट ऑफ मटेरियल विच कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड ईजिली एंड which cannot be identified easily and economically traced directly with the final or end product. For example, cotton waste for cleaning machinery, lubricants for oiling the machinery, diesel oil for generating power, etc. तो इसमें क्या आया, वो मटेरियल कॉस्ट जिसे हम एंड प्रोडक्ट के साथ या फाइनल प्रोडक्ट के साथ ईज़िली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, यानी फाइनल प्रोडक्ट देखने के बाद हमें ये नहीं पता चलता या ये हम जज नहीं कर सकते कि इस प्रोडक्ट को बनाने में ये स्पेसिफिक किस्म का मटेरियल भी यूज़ हुआ है। जैसे जिस मशीन के ऊपर फर्नीचर बनाने के लिए वुड को काटा गया है, उस मशीन को क्लीन करने के लिए कॉटन वेस्ट लगी होगी, कॉटन वेस्ट फॉर क्लीनिंग द मशीनरी, ठीक है। मशीन को चलाने के लिए लुब्रिकेंट, उसको मेंटेन करने के लिए लुब्रिकेंट्स लगे होंगे। इसके अलावा मशीन को चलाने के लिए, उसमें पावर जनरेट करने के लिए डीजल का इस्तेमाल किया गया होगा। ये सब क्या आ जाते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आ जाते हैं। ये जो मटेरियल है ये प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं बनता, प्रोडक्ट को देखने पे हम आसानी से ये जज नहीं कर सकते कि इसको बनाने में ये मटेरियल भी यूज़ हुआ है। इसके अलावा कुछ मटेरियल ऐसा होता है जो स्मॉल क्वांटिटी का होता है और हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि हम ये देख सकें कि उसकी पर यूनिट कॉस्ट कितनी आई है। जैसे शू मेकिंग में नेल्स या जो थ्रेड यूज़ हुए हैं, इनकी कॉस्ट बहुत कम होती है। किसी भी शू को आप देखोगे
तो उसमें जो थ्रेड यूज़ हुआ है या जो ग्लू यूज़ हुई है वो प्रोडक्ट का हिस्सा बन गया है। थ्रेड हमें शू को देखने पे पता भी लग रहा है कि इसको बनाने में थ्रेड यूज़ हुआ है, लेकिन फिर भी उसकी क्वांटिटी इतनी स्मॉल होती है कि उसको हम आसानी से पर यूनिट कॉस्ट उसकी अलग से कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो उसे हम इनडायरेक्ट मटेरियल में ही इन्वॉल्व कर देते हैं। नेक्स्ट आता है सेकंड एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट में क्या आएगा, जितने भी एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उन सब की वेजेज और सैलरी लेबर कॉस्ट में आएगी। लेबर कॉस्ट इंक्लूड सैलरीज एंड वेजेज पेड टू परमानेंट एम्प्लॉयज़, टेम्परेरी एम्प्लॉयज़ एंड आल्सो टू एम्प्लॉयज़ ऑफ द कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर। लेबर कॉस्ट में क्या आएगा, जितने भी कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे वो परमानेंट हैं, चाहे वो टेम्परेरी हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं, उनको जो भी सैलरीज़ और वेजेस दी गई हैं वो सैलरीज़ एंड वेजेस चाहे वो कैश में दी गई हों, चाहे वो फ्रिंज बेनिफिट दिए गए हों, जैसे प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन है, ओवर टाइम वेजेज हैं, बोनस एक्सेट्रा हैं, ये सारी की सारी किस में आएगी, लेबर कॉस्ट में आएगी। लेबर कॉस्ट दो तरह की होती है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कौन सी होगी, लेबर कॉस्ट दैट इज फिजिकली ट्रेसेबल टू द प्रोडक्ट बीइंग मैन्युफैक्चर्ड। वो लेबर कॉस्ट जो प्रोडक्ट हमने मैन्युफैक्चर किया है, जो फिजिकली उससे हम आसानी से ट्रेस कर सकते हैं, वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगी। इट इंक्लूड द वेजेस paid to those workers who are directly engaged in the production process and whose time can be linked with the product manufactured or service rendered। जैसे फर्नीचर बनाने के लिए कारपेंटर की वेजेज, फर्नीचर बनाने के लिए कारपेंटर की वेजेज डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में आएगी, क्योंकि क्या लिखा हुआ है, wages paid to those workers who are directly engaged in the production process and whose time can be linked with the product manufactured। जो प्रोडक्ट बनाए गए हैं या सर्विस प्रोवाइड की गई है उन वर्कर्स की, उनको बनाने के लिए जिन वर्कर्स ने काम किया है, डायरेक्टली उसमें एंगेज रहे हैं, उनकी वेजेज क्या आएगी, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। फर्नीचर बनाने के लिए कारपेंटर को दी गई वेजेज, या फिर यदि आपकी बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो उसमें जो वर्कर्स हैं वो वर्कर्स जो बाइक के डिफरेंट पार्ट्स को असेंबल करते हैं, उनकी पॉलिशिंग एक्सेट्रा करते हैं, पॉलिशिंग करते हैं या ऐसा ही कोई और काम करते हैं, वो उनको दी गई वेजेज डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। Indirect labor cost is the cost of wages of the employees which are not directly linked to a particular cost center or a product। तो indirect labor cost कौन सा हुआ, उन employees की wages जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे, यानी वो डायरेक्टली एंगेज्ड नहीं हैं, दे आर नॉट डायरेक्टली एंगेज्ड इन प्रोडक्शन बट दे असिस्ट एंड हेल्प द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है प्रोडक्शन में, लेकिन उनके बिना प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मुश्किल हो जाएगी। जैसे स्टोर कीपर है, वॉचमैन है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के वर्कर्स हैं, फोरमैन है, या फिर सुपरवाइज़र है, मैनेजर हैं, ये लोग डायरेक्टली प्रोडक्शन का हिस्सा नहीं होते, डायरेक्टली अपने हाथों से ये प्रोडक्शन नहीं करते, लेकिन इनके बिना प्रोडक्शन प्रोसेस पॉसिबल नहीं होता। एग्जाम्पल ऑफ सम अदर एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ओवर टाइम की वेजेज इनडायरेक्ट लेबर में जाएगी, आइडल टाइम की वेजेज इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में जाएगी। इसके अलावा यदि कोई हॉलीडे पे एक्सेट्रा है उसकी वेजेज भी इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में जाएगी। हमने किया कॉस्ट के 3 एलिमेंट होते हैं, मटेरियल, लेबर एंड थर्ड है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या हुए, एक्सपेंसेस आर द एक्सपेंसेस अदर देन मटेरियल कॉस्ट एंड लेबर कॉस्ट। किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को बनाने में मटेरियल और लेबर के अलावा जितने भी खर्चे हुए हैं वो कहाँ जाएंगे,
एक्सपेंसेस में जाएंगे। एक्सपेंसेस भी दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होंगे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ए पर्टिकुलर जॉब, प्रोडक्ट एंड प्रोसेस। यानी जो सीधे सीधे रिलेट करते हैं, हम एलोकेट कर सकते हैं जिन एक्सपेंसेस को किसी प्रोडक्ट के ऊपर, किसी जॉब के ऊपर या किसी प्रोसेस के ऊपर। इन एक्सपेंसेस को चार्जेबल एक्सपेंसेस भी कहते हैं, जैसे कॉस्ट ऑफ कैरेज, फ्रेट एक्सेट्रा इंकर्ड ऑन मटेरियल परचेज फॉर ए स्पेसिफिक जॉब। आपने किसी एक स्पेसिफिक जॉब के लिए जो सामान खरीदा उसका दिया गया कैरेज एक्सेट्रा आपका क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। कॉस्ट ऑफ स्पेशल डिजाइन पैटर्न फॉर ए स्पेसिफिक जॉब, आपने किसी स्पेसिफिक जॉब के लिए आपको कोई डिज़ाइन बनवाना पड़ा या पैटर्न बनवाना पड़ा, तो उसकी जो आपने फ़ीस दी वो कहाँ आ जाएगी? डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगी। इसके अलावा फ़ीस पेड टू आर्किटेक्ट्स, सर्वेयर्स एक्सेट्रा स्पेशली अपॉइंटेड फॉर ए स्पेसिफिक वर्क एक्सेट्रा। जैसे फ़ीस पेड टू आर्किटेक्ट्स, मान लो आप अपना घर बनवाना चाहते हो, ठीक है, उस घर का जो आपने नक्शा बनवाया वो किसी आर्किटेक्ट से बनवाया, वो जो प्लान है उसके बदले में आपने आर्किटेक्ट को जो फ़ीस दी वो क्या आ जाएगी? डायरेक्ट एक्सपेंसेस में इंक्लूड की जाएगी। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस हैं जो अदर देन इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट के अलावा है, जिसे हम किसी स्पेसिफिक या जॉब से या वर्क ऑर्डर से डायरेक्टली रिलेट नहीं कर सकते। वो क्या होंगे? आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस तीन तरह के होते हैं, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। नेक्स्ट है ओवरहेड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड। ओवरहेड क्या होगा? ओवरहेड है इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों का टोटल क्या होता है? ओवरहेड होता है। ओवरहेड को हम आगे क्लासीफाई कर सकते हैं। तीन तरह के ओवरहेड होते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड क्या होगा? फैक्ट्री ओवरहेड में हम इंक्लूड करेंगे इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर, यानी सारा इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर, ये किस में आ जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड में आ जाएगा। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का वो पार्ट जो फैक्ट्री से रिलेटेड है वो फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस फैक्ट्री से रिलेटेड कौन कौन से होते हैं? जैसे फैक्ट्री का रेंट है, फैक्ट्री में जो पावर यूज़ होती है, लाइटिंग के खर्चे हैं, फैक्ट्री में जो प्लांट और मशीन लगी हुई है उसका डेप्रिसिएशन है, फोरमैन की सैलरी है, वर्क मैनेजर की सैलरी है, ये सारे के सारे क्या हैं? फैक्ट्री ओवरहेड हैं। नेक्स्ट आता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड क्या होते हैं? जो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हैं, क्या है? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, उसे ही हम ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कहते हैं। इसमें क्या आ जाएगा? कंपनी के ऑफिस से और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जैसे ऑफिस स्टाफ की सैलरी हो गई, अकाउंटेंट की सैलरी हो गई, ऑफिस का रेंट है, ऑफिस की बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन है, पोस्टेज और स्टेशनरी के खर्चे हैं, टेलीफोन के एक्सपेंसेस हैं, ये सारे क्या हैं? ऑफिस एक्सपेंसेस हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड हैं ये। नेक्स्ट है इसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को हम दो तरह से, दोनों को अलग अलग से रीड करेंगे, दोनों को अलग अलग से समझेंगे। सेलिंग ओवरहेड्स कौन से होते हैं? सेलिंग ओवरहेड वो ओवरहेड है जो डिमांड को क्रिएट करने के लिए और उसे बनाए रखने के लिए किए जाते हैं। एडवर्टाइजमेंट के एक्सपेंसेस, डिमांड को बढ़ाने के लिए, प्रोडक्ट की डिमांड को बढ़ाने के लिए एडवर्टाइजमेंट पे किया गया खर्चा, इसके अलावा सेल्समैन के लिए किया गया खर्चा, ये सारे किस में आ जाएंगे? सेलिंग ओवरहेड में आ जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में क्या आ जाएंगे? वो इनडायरेक्ट कॉस्ट आएगी जो
हमारे फाइनल प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाने में लगेगी। हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है उसे फैक्ट्री से कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए जो खर्चा आएगा वो कहाँ जाएगा? डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में आएगा। इसमें क्या क्या आ जाएगा? इसमें वेयर हाउस का रेंट आ जाएगा, वेयर हाउस के स्टाफ की सैलरी आ जाएगी, पैकिंग के एक्सपेंसेस आ जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंसेस आ जाएंगे, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, रास्ते में जो इंश्योरेंस कराया गया प्रोडक्ट को जब हमने ट्रांसफ़र किया, शिप किया, तो उस पर जो इंश्योरेंस कराया गया वो एक्सपेंसेस आ जाएंगे, ड्यूटी आ जाएगी, शिपिंग चार्जेज आ जाएंगे। ये सारे किसके एग्जांपल हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के हैं। अब हम करेंगे एनालिसिस ऑफ टोटल कॉस्ट। अब हमने किया एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट यानी कॉस्ट के एलिमेंट कौन कौन से हैं हमने किया। इसके 3 एलिमेंट होते हैं, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस। मटेरियल आगे फिर से 2 तरह का होगा, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल। लेबर भी 2 तरह की है, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर। एक्सपेंसेस भी 2 तरह के हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनके बाद हमने किया ओवरहेड। ओवरहेड क्या है? टोटल ऑफ ओवरहेड में क्या क्या आएगा? फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ये टोटल क्या आ जाएंगे आपके पास? ओवरहेड। ओवरहेड को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन तीनों का टोटल क्या आ जाएगा आपके पास? ओवरहेड। ठीक है, थैंक यू।